हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ISPCS ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लासेज में कोशिका सेल चैप्टर में हम लोगों ने कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली दो उसका जो रचना है उसको देख चुके हैं और आज हम तीसरा रचना केंद्रक न्यूक्लियस को यहाँ पे देखेंगे आज के वीडियो में खास तौर से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक का खोज, इसका जो खोज करता है वो है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस केंद्रक का खोज किया और वो 1831 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि केंद्रक का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। ये जो केंद्रक है हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के मध्य, कोशिका के बीच वाले भाग में कोशिका के मध्य पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के बीच में ये जो है केंद्रक मौजूद होता है और इस केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में करते हैं। केंद्रक में जो आनुवांशिक तत्व पाए जाते हैं उसका नाम DNA है। अभी इसके जस्ट आगे हम DNA के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो मौजूद आनुवांशिक तत्व हैं वो है दोस्तों DNA। अभी इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखें कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए और ये कोशिका के मध्य भाग में बीच वाले हिस्से में केंद्रक पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक तत्व DNA मौजूद होते हैं इस केंद्रक में। आप कोशिका द्रव्य में भी कोशिका द्रव्य की रचनाएं उसमें देखें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक इत्यादि उसमें आप देखे थे। उसी तरीके से इस केंद्रक में भी कुछ रचनाएं शामिल है, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे रचना में आइए इसको लिखते हैं। तो रचना में सबसे पहला कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय आवरण होता है जो केंद्रीय तत्वों को कोशिका द्रव्य से अलग कर देता है। समझिएगा यहाँ पे कि केंद्रक जो है सबसे पहले तो कोशिका के बीच में होता है, मध्य पे पाया जाता है। इसी केंद्रक के चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा केंद्रक है, यहाँ पे ये केंद्रक हुआ और इसके चारों ओर केंद्रकीय आवरण सा एक पाया जाता है जो केवल केंद्रकीय तत्वों कोशिका द्रव्य से अलग कर देता है। यानी इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो केंद्रीय तत्व होते हैं उनको कोशिका द्रव्य से अलग कर देता है। यानी पे यहाँ पे ये केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय आवरण होता है जो कोशिका द्रव्य से अलग कर देता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा रचना में है, दूसरा केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यानी केंद्रक में पाया जाने वाला जो भी द्रव्य है, यानी केंद्रक के भाग में जो भी द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि इसमें मौजूद होते हैं। किसमें, तो केंद्रक द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य किसको कहेंगे, तो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य ही केंद्रक द्रव्य कहलाता है और इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि उपलब्ध है। तीसरा जो रचना है, केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य समझ गए होंगे कि केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है और इसी केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन का जाल कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में एक धागा जैसी रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन जाल। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA एवं RNA होते हैं। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA RNA होते हैं। ये हमारा तीसरा रचना था। चौथा रचना में केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार रचना
केंद्रिका पाया जाता है और इस केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण तथा तो 4 रचनाएं आप जैसे देखिए कि केंद्रक में 4 रचनाएं कौन कौन से होती है। इसके बाद इस केंद्रक का कुछ कार्य भी है, जिसमें पहला काम है इसका कि केंद्रक में जो मौजूद डीएनए आनुवांशिक लक्षण से संबंध है। ये केंद्रक में जो मौजूद डीएनए है ये आनुवांशिक लक्षण से संबंध है। आनुवांशिक मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको आप यहाँ पे समझिएगा। अभी इसके बाद हम गुणसूत्र क्रोमोसोम को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए कि इसका जो काम है केंद्रक का वो है दोस्तों पहला कि केंद्रक में जो मौजूद यानी केंद्रक में डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। तो केंद्रक में मौजूद डीएनए ये आनुवांशिक लक्षणों से संबंध है। ये किससे संबंध रखता है डीएनए, तो आनुवांशिक लक्षणों से संबंध रखता है डीएनए। और ये डीएनए जो है केंद्रक में मौजूद होता है, इसका पहला काम है। दूसरा कार्य है कि केंद्रक जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। यहाँ पे तो आनुवांशिक लक्षणों से संबंध रखता है डीएनए, और आरएनए जो है ये केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम करता है। यानी केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। नहीं तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक जो है किसका निर्माण करता है, आरएनए का। और डीएनए जो है ये आनुवांशिक लक्षणों से संबंध रखता है। तो इस तरीके से आप 2 कारण यहाँ पे देखें केंद्रक का। इसके बाद हम आते हैं गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को। तो आइए दोस्तों क्रोमोसोम को देखते हैं यहाँ पे। तो क्रोमोसोम जो है इसकी खोज वाल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1888 ईस्वी में इस गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज करते हैं। ये जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है, और इनकी जो संख्या है ये प्रत्येक जीव की कोशिका में इसकी संख्या में भिन्नता है। इसको संख्या को निश्चित की गई है। जैसे आप मनुष्य की बात करें तो मानव में ये जो कोशिका का संख्या है वो है दोस्तों 46, ठीक है। और जोड़ा में पूछेगा कितना जोड़ा मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो 23 जोड़ा आप बताएंगे, ठीक है दोस्तों, 23 जोड़ा। इसके अलावा अगर आप ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला इसमें 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना, 8 गुणसूत्र। तो प्रत्येक जीव के कोशिका में ये जो गुणसूत्र हैं इसकी संख्या निश्चित की गई है। अलग अलग जीव में अलग अलग संख्या में कोशिका गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 23 जोड़ा और ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के ही हम गुणसूत्र को चर्चा करें तो इसको 2 भागों में ये 46 गुणसूत्र है, ये 46 गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ता है। पहला 44 और दूसरा 2 गुणसूत्र, तो 44 2 46 हुआ। इस 44 का काम क्या है, ऑटोसोम ये जो है क्या करता है कि शरीर के कायिक लक्षणों को निर्धारित करता है। यानी कायिक लक्षणों का निर्धारण, ठीक है। ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करता है कौन, तो ये 44 गुणसूत्र, ठीक है, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। और 2 जो गुणसूत्र है ये सेक्स गुणसूत्र से संबंधित है, यानी सेक्स संबंधी ये कार्य करता है 2 गुणसूत्र। तो 44 2 46 हो गया, यानी 23 जोड़ा। और ये 2 गुणसूत्र है सेक्स गुणसूत्र, ये 2 भागों में पड़ता है। एक एक्स गुणसूत्र और दूसरा XY गुणसूत्र। एक्स जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है ये मादा में पाए जाते हैं, और XY क्रोमोसोम नर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम आगे की क्लासेज में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका जो कार्य है मुख्य रूप से आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है ये गुणसूत्र। इसके अलावा हम आते हैं न्यूक्लियड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो खोजकर्ता हैं वो हैं जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं एक फ्रेडरिक मीसर। इन्होंने 1869 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया। कौन, तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने। और इन्होंने केंद्रक से अलग करके न्यूक्लिक अम्ल को क्या किया, केंद्रक से अलग करके न्यूक्लिन नाम दे दिया। इसका जो न्यूक्लिक नाम था न्यूक्लिक अम्ल, इसको केंद्रक से अलग करके न्यूक्लिन नाम
देते थे। कौन? ये फ्रेडरिक नीशन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1869 में इस न्यूक्लिड अम्ल का खोज किए थे। और ये जो न्यूक्लिड अम्ल है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डी से डाइऑक्सी राइबोस, एन से न्यूक्लिड और ए से एसिड, याद रखेंगे। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसको याद रखेंगे। डीएनए जो है ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल के ये केंद्रक में उपस्थित रहता है। तो आप डीएनए जो है ये न्यूक्लिक अम्ल का तो भाग है और ये केंद्रक में भी पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक का ही हिस्सा है और न्यूक्लिक अम्ल का ही भाग है डीएनए। तो डीएनए खासतौर से केंद्रक में होगा ही। इस केंद्रक के अलावा भी ये जो डीएनए है ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्रोमोप्लास्ट में भी कुछ मात्रा में, थोड़ा मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, केंद्रक के अलावा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी उपस्थित होता है। इसका जो काम है वो है दोस्तों कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। कौन? तो डीएनए जो है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है और प्रोटीन संश्लेषण को भी ये नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए। ठीक है, इसके बाद आते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिड एसिड। ये भी एक न्यूक्लिड अम्ल का हिस्सा है, न्यूक्लिड अम्ल का भाग है और इसमें एक राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है। इस आरएनए में राइबोज नामक शर्करा किसमें? आरएनए में पाया जाता है। इसमें कुछ खास जानकारी आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले के क्लासेज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।